financial derivatives, MCQs, and now in the next set of multiple choice questions, we are going to begin with set number 7. So it is 7th set. Look at question number 1, which says that basic option strategies are single direction strategies that are implemented using combinations of underlying stocks, single call contracts, put contracts, all of these. So remember, all of these is the right option, क्योंकि बेसिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो है वो कॉल कॉन्ट्रैक्ट से भी इंप्लीमेंट की जाती हैं, पुट कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प से भी, और अंडरलाइंग स्टॉक्स तो हैं ही, अंडरलाइंग एसेट ऑन विच द वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस आर डिराइव्ड. सो द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आर directional strategy, single direction strategies that are implemented using the combinations of underlying stock, call contracts and put contracts. So that is why the answer is all of these. Question number 2, it says that a long call is one of the most simple put option, call option strategies, right? So it's an example of option strategies. केवल put option नहीं, केवल कॉल ऑप्शन नहीं, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, राइट? तो लॉन्ग कॉल इज वेयर द बायर इज प्लानिंग टू बाय, तो ही कैन ऑल्सो बाय एज फार एज पुट ऑप्शन इज कंसर्न, ही कैन बाय अ कॉल ऑप्शन. दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज. क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट कवर्ड कॉल is an option strategy that involves both stock and options contract. This is a true statement. चाहे short covered call हो या long covered call हो, right? दोनों ही stock और option contract से मिलकर बनाई जाती हैं. दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा. Short covered call as well as the long covered call, right? जहां पर आप स्टॉक का भी यूज करते हैं और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का भी यूज करते हैं. शॉर्ट का मतलब होता है व्हेन यू प्लान टू सेल इन द फ्यूचर देन यू आर शॉर्टिंग इट, और लॉन्ग व्हेन यू प्लान्स टू बाय समथिंग इन द फ्यूचर. सिमिलरली फोर्थ, अ लॉन्ग कवर्ड पुट is an option strategy that is used as an insurance for an already existing trade. तो ये एक चीज याद रखिएगा, ये वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है विच इज यूज्ड एज एन इंश्योरेंस फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड के लिए. कोई ट्रेड आपने कंडक्ट कर लिया है तो उसका रिस्क कवर करने के लिए एज एन इंश्योरेंस आप यूज करते हैं. सो दिस इज ऑलवेज फॉर एन एग्जिस्टिंग इट. अ बुल कॉल स्प्रेड is an independent trade that uses a combination of two calls but is still a single directional strategy. तो ये single direction strategy है, right? पहले तो ये ध्यान रखिए, bull call spread होता क्या है? जो bull call spread है, it is created when prices are expected to go high, right? और इसमें करते क्या है, the ट्रेडर बेसिकली बायज अ कॉल विद अ लोअर स्ट्राइक प्राइस. तो इसमें बाय करता है कॉल एट लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड ही सेल्स अ कॉल एट हायर स्ट्राइक प्राइस, एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस. तो क्या याद रखना है, बुल कॉल spread is basically created by using two calls. It's a combination of two calls. और इसमें buy करता है, he buys a call at a lower strike price and sells a call at a higher strike price, right? और जिन भी स्टूडेंट्स ने फुल कोर्स वीडियोस देखे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये नीचे से सीधा ऊपर जाता है. That's how a bull call spread is created. और bull spread में the trader he anticipates that the prices are going up. तो वो ये दो combination apply करता है. He buys a call and he sells a call. So it's a combination of two calls. But remember, it's a single directional strategy. ये single directional strategy है
जो आपको ध्यान रखना है, राइट। प्राइसेस अप होंगी तो इसके अंदर भी वैल्यूज आपको अपसाइड पे ही मिलेंगी। ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ती जा रही है, राइट। तो प्राइस इंक्रीज हो रही है, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, नंबर 6, प्रॉफिट इज इंक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट जो है ड्रॉइंग्स मतलब जो आप विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, सो इट इज इंक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो इसीलिए जो आंसर है इसका वो है फर्स्ट, ड्रॉइंग्स। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्रॉइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो कैपिटल है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ओके, नंबर 7. Now number 7 says, which one of the following could not be used to describe a summary of a company's assets, liabilities and capital at a specific date? तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को स्पेसिफाइड डेट पर डिस्क्राइब करने के काम में नहीं लिया जा सकता है? सो इट इज सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो स्पेसिफाइड डेट तक कंपनी के जो एसेट लाइबिलिटीज है वो बैलेंस शीट से भी पता लग जाते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट से भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से भी। बट P&L it cannot be used to describe the summary of company's assets, liabilities and capital at a specified date. Question number 8. The market value of a company whose shares are listed on a stock market can be found by, तो इसके लिए आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, उसका मार्केट प्राइस, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, द कंपनी शेयर प्राइस एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, कंपनी शेयर प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाती है। Number 9. Which one of the following could be described as an off balance sheet asset? तो इनमें से केवल एक ही फैक्टर है, right? That is internally generated goodwill. जो परचेज गुडविल है, एसेट बॉट एंड हायर परचेज, वो सारे के सारे ऑन बैलेंस शीट एसेट्स होते हैं। ऑफ बैलेंस शीट एसेट, इट इज ओनली इंटरनली जनरेटेड गुडविल। Number 10. The international accounting standard on intangible assets presume that the useful life of goodwill should not exceed 20 years. तो ये इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, यू नो दैट द गुडविल, द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल शुड नॉट एक्सीड, यू नो, द पीरियड ऑफ 20 years. ये आपको याद रखना पड़ेगा। 20 years is the time period which should not be exceeded as far as the goodwill concept is considered. Number 11. Net current assets are a measure of how solvent or liquid a business is. The business needed to have working capital. It's a true statement. Net current assets जो कि आता है current assets minus current liabilities से, तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया जो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी को शो करता है, और इसी से बिजनेसेस जो है वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करते हैं। नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड? तो इनमें से बिल्डिंग्स और लीज होल्ड लैंड सब डेप्रिशिएट होता है। फ्री होल्ड लैंड जो होता है, फ्री होल्ड लैंड is generally not depreciated, right? 4 clauses है आपके पास। buildings are always depreciated, right? buildings again higher value, they are always depreciated, but as far as you know the freehold land is concerned, it is never depreciated. Number 13. Buy to open is the transaction the option buyers make to enter a long position. This is a true statement. Buy to open का मतलब ही होता है कि you are planning to create a long position. Buy generally long के लिए ही यूज किया जाता है, और short
जब भी क्रिएट करते हैं तो शॉर्ट हमेशा सेल करने के लिए यूज किया जाता है. तो बाय टू ओपन इज फॉर लॉन्ग पोजीशन. नंबर 14, एन एसेट under a finance lease would be shown in the lessee's financial summaries in which of the following ways. So although this question is not related to derivatives, although it has come in this set, लेकिन ठीक है, इसका आंसर आपको पता रहना चाहिए. सारे बाय टू ओपन और ये इससे पहले वाले सब डेरिवेटिव से रिलेटेड थे. बट 14th ये जो लेजीज का फाइनेंशियल समरीज है, ये मतलब एन एसेट लीज्ड अंडर अ फाइनेंशियल लीज, इट इज रिलेटेड टू लीजिंग एंड हायर परचेज, राइट. तो इट इज शोन इन द लेसीज फाइनल समरीज. इन द राइट आंसर इज this one, C. The entries would be to show the cost of the asset as a fixed asset and any amounts due to the lessor as liabilities of the balance sheet. Right, the financial charges for the year would be shown in the P&L account. तो asset leased जो है वो कहाँ पे शो किया जाता है? This would show the cost of the asset as fixed asset, any amounts due to the lessor as liabilities on the balance sheets, and the financial charges would be shown in the P&L account. Although you can skip this 14th one as it is related to lease and hire purchase. Similarly, okay, number 15, that is okay. Separate items of stocks are valued at. तो इसमें जो separate items हैं stock के, they are valued at lower of cost and net realizable value, right. ये तो दोबारा ही आ गया. तो lower of cost and net realizable value, इसके ऊपर स्टॉक्स का वैल्यूएशन होता है. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा. द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द कॉन्सेप्ट वेयर द आइटम्स ऑफ स्टॉक्स आर वैल्यूड एट. नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटीज और परचेज प्राइस इज जनरली दे आर कंसिडर्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक. Only sales for salaries is not considered as a component of cost of stock. So this you will have to remember that sales for salaries is not considered as a component of cost of stock. Number 17, if physical stock cannot be matched with invoice prices, a theoretical stock valuation method such as FIFO is used. FIFO means first in first out. It's an easy one. First in first out is the answer for FIFO. Number 18. Number 18 says holding period return is calculated as sum of all income and capital growth dividend by value at the beginning of the period being measured. तो holding period return, ये आपको एक चैप्टर था रिस्क एंड रिटर्न, उसमें सिखाया था, राइट. जहां पर जो भी इनकम मतलब जो मान लीजिए आपने शेयर खरीदा 50 पर और वो पहुंच गया 60 पर, 10 रुपीज का उसके अंदर गेन हो रहा है, प्लस जो डिविडेंड है, इनकम डिविडेंड, वो सारी चीजें यूज कर जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, इनकम है प्लस डिविडेंड अपॉन प्राइस इन द बिगिनिंग, ये फॉर्मूला यूज करते थे हम और कैलकुलेट करते थे. और इनकम भी कैसे आती थी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता था P1 माइनस P0, द प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस इन द बिगिनिंग. तो ऑल योर प्रॉफिट्स इनकम प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0. P0 का मतलब प्राइस एट द बिगिनिंग, उससे मेजर किया जाता था. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. होल्डिंग पीरियड रिटर्न is calculated by sum of all income, dividend, and it is divided by the value at the beginning of the period being measured. तो income, dividend सबको ऐड किया, divided by the price in the beginning. Number 19, fixed assets consist of those items that are kept within the business to create wealth over a period of time, like machine,
equipment, vehicles, computers. So it's a true statement. Number 20. An opening transaction would involve the purchase of a security when initiating a long position. ये भी थोड़ी देर पहले बताया भी था. And sale of a security when initiating a short position. So this is also a true statement. तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पर 20 का जो आंसर है वो सी दे रखा है. सी तो ऑप्शन ही नहीं है. तो ओपनिंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स purchase of a security when initiating a long position and the sale of a security when initiating a short position. So that's a true statement. Number 1 of 8th set. Now number 1 says, as trading in forwards is closely integrated with cash market transactions, direct trading in forward contracts is restricted to spot market participants, effectively the largest bank and financial institutions. This is a true statement, right? तो आपको ध्यान रखना है, trading, direct trading in forward contracts is restricted to spot market participants. Effectively उनमें कौन कौन सी parties आती हैं? Banks and financial institutions. Number 2, which of the following statements about future contracts is wrong? Future contract is a marketable forward contract. ये statement तो बिल्कुल सही है, क्योंकि future जो है वो forward contracts के बिल्कुल similar होते हैं. They are regularized by the market. That's why it's a marketable forward contract. Future contracts can be used to fix the future selling price regardless of future changes in spot market prices. ये भी इसका एक characteristic है. The basis in futures is similar to basis point in banks. No, this is a wrong statement about futures. कि basis in futures is similar to basis point in banks. So for second question, the answer C is wrong. Number 3. The basis is defined as, basis क्या होता है यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है, basis is basically spot price. इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, spot price minus futures price. Now look at the options. The basis is forward price minus spot price, futures price minus spot price. ये थोड़ा सा close था. Spot price minus forward price. The last option is correct, that is spot price minus futures price. So fourth option, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको. basis it is defined as spot price minus futures price. तो जो भी इन चारों में से ऑप्शन ये जवाब देगी वही करेक्ट हो जाएगा. नंबर 4, the basis must be equal to 0 at the delivery date. ये कॉन्सेप्ट और याद रखना है. जो basis है it must be, इस जरूरी नहीं पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, फिक्स वैल्यू. नो, द बेसिस मस्ट इक्वल 0 at the delivery date for the futures contract, right? तो वो जो बेसिस है, क्योंकि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस जो डिलीवरी डेट है उस पर सेम हो जाती है, तो बेसिस उन दोनों के डिफरेंस की वजह से 0 हो जाता है, राइट? तो बेसिस क्या होता है? स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस. और बेसिस जो है वो डिलीवरी डेट पर हमेशा 0 रहता है, बिकॉज डिलीवरी पर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस की वैल्यू सेम होती है. नंबर 5, टू मिनिमाइज डिफॉल्ट रिस्क, फ्यूचर एक्सचेंज रिक्वायर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी मार्क टू मार्केट. ये आपको पहले भी बताया है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था. एमटीएम, मार्क टू मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मार्केट्स ने बिल्कुल कंपल्सरी रूल बना दिया है, और इससे जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बिल्कुल मिनिमम हो गया है. सो द डिफॉल्ट रिस्क इज मिनिमम यूजिंग मार्क टू मार्केट मार्जिन्स. एमटीएम की वजह से डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल फ्यूचर्स में खत्म हो गया है. नंबर 6, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट गारंटीज बोथ साइड्स ऑफ अ फ्यूचर ट्रेड इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस, राइट? ये एनएससी के भी जो सिक्योरिटीज क्लियरिंग हाउस जो डिपॉजिटरीज हैं, दे मेक श्योर दे गारंटीज
द फ्यूचर ट्रेड, और वो सारे के सारा डिफॉल्ट रिस्क कवर भी कर लेती हैं. सो रिमेंबर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट गारंटीज बोथ साइड्स ऑफ अ फ्यूचर ट्रेड इज कॉल्ड एज द क्लियरिंग हाउस. 7. A managed fund is exactly that, an investment fund that is managed professionally by an expert fund manager who invests in a variety of investments. So this is a true statement. तो आपको याद रखना है कि मैनेज फंड बिल्कुल सेम होता है किसके, इन्वेस्टमेंट फंड के, दैट इज मैनेज्ड प्रोफेशनली बाय एन एक्सपर्ट फंड मैनेजर who invest in a variety of investments. तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में वो डील करते हैं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना के रखते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स या अलग एसेट्स रखते हैं, जैसे मेटल्स भी है, गैस भी है, बैंक्स भी है, रियल एस्टेट का भी रखते हैं, और साथ ही साथ दे इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड दे आर expert, they are professionals in that. So this is a true statement. Number 8. Financial futures refers to a future contract in a foreign exchange or financial instruments like treasury bill, commercial paper, stock market index or interest rate. So this is again a true statement. Financial futures, ध्यान रखिएगा, it refers to a futures contract in a foreign exchange or financial instruments like treasury bills, commercial papers, stock market index और interest rate. तो इन सभी में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट को पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रॉन्ग. अच्छा, इनमें से बताना है आपको कि चारों में से रॉन्ग कौन सा है. तो पहला था द मेंटेनेंस मार्जिन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इनिशियल मार्जिन. तो मेंटेनेंस मार्जिन इज जनरली स्मॉलर देन द इनिशियल मार्जिन. To buy a futures contract, you must satisfy the initial margin. ये भी होना चाहिए. Future margins are usually significantly lower than the margin for stocks. बिल्कुल ठीक है, वो lower ही होते हैं stocks के margin से. The maintenance margin is only required for sellers of future contracts. No, ये वाली statement wrong है. मेंटेनेंस मार्जिन बायर्स के लिए भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि केवल सेलर्स के लिए जरूरी हो. तो ऊपर की तीन स्टेटमेंट तो सही है, ये वाली गलत है. राइट, द मेंटेनेंस मार्जिन इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर सेलर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज रॉन्ग बिकॉज मेंटेनेंस मार्जिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बायर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. नंबर 10, 10th ऑप्शन, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज an agreement to buy or sell a specified quantity of a particular asset during a given period at the spot price. At the spot price is not correct. A marketable obligation to buy or sell a specified quantity of a particular asset during a given period for a given price. This is the right option. तो बाकी के तो ऑप्शंस जरूरी नहीं है, आप लोग देखें. 10th का भी, इट्स अ मार्केटेबल ऑब्लिगेशन. ये एक ऑब्लिगेशन है, राइट. ऑप्शंस के अंदर ऑब्लिगेशन नहीं होता, वहां पे राइट मिल जाता है आपको. बट एज फार एज फ्यूचर्स इज कंसर्न, इट इज अ मार्केटेबल ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल. होती दोनों चीजें हैं, यू कैन बाय एज वेल एज यू कैन सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फॉर अ गिवन प्राइस. 11th, if a farmer buys a corn option on futures, the farmer has the right to deliver the corn and will do so only if the price is favorable. This is the right answer, कि he buys a corn option buy कर रहा है. तो ऑप्शन बाय करने से क्या हो जाता है, उसके पास राइट आ जाता है, राइट टू डिलीवर द कॉर्न. लेकिन वो तब करेगा व्हेन द प्राइस इज फेवरेबल. सो ही हैज द राइट टू डिलीवर द कॉर्न. तो बाय कर रहा है वो ऑप्शन, बाय करने से उसको क्या मिल जाता है, राइट टू डिलीवर द कॉर्न.
राइट, मस्ट एक्सेप्ट डिलीवरी नहीं होता है, मस्ट डिलीवर द कॉर्न भी नहीं है, मस्ट डिलीवर द कॉर्न एट अ फिक्स प्राइस भी नहीं है, ही अर्न्स द राइट, लेकिन अगर वो प्राइस फेवरेबल नहीं मिली तो वो अपने राइट को लैप्स भी कर सकता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन इज सो इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन के अंदर उसके पास ऑप्शन है, ही अर्न्स द राइट, अगर प्राइस मिली तब तो वो डिलीवर करेगा, नहीं मिली तो वो नहीं करेगा, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स कर देगा। नंबर 12, फ्यूचर मार्केट्स एंड फॉरवर्ड मार्केट्स ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डिटरमिन द करंट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ट्रांजैक्शन डेजिग्नेटेड टू टेक प्लेस एट अ लेटर डेट। बिल्कुल सही है। फ्यूचर और फॉरवर्ड्स दोनों में ये सिमिलैरिटी है, दैट डिटरमिन अ करंट प्राइस फॉर अ कमोडिटी एंड द ट्रांजैक्शन इज डेजिग्नेटेड टू टेक प्लेस एट अ लेटर डेट। तो वो बाद में किसी डेट के ऊपर ट्रेड डेजिग्नेट किया जाता है, लेकिन जो प्राइस है वो करंट प्राइस के हिसाब से डिटरमिन कर लिया जाता है। नंबर 13, a high quality investment in another country may prove worthless because of a weak domestic currency। बिल्कुल सही है कि आप हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर जो डोमेस्टिक करेंसी वीक है तो वो ट्रांजैक्शन वर्थलेस हो जाएगा। आपने क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, आपने काफी अच्छा आप सोच रहे हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में, किसी पर्टिकुलर एसेट के अंदर इन्वेस्ट करूं, लेकिन अगर वहां पर जो उस पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी वीक है तो वो इन्वेस्टमेंट आपका बेकार भी हो सकता है। 14th, अ यूनिट ट्रस्ट वर्क्स बाय पूलिंग मनी, पूलिंग मतलब फंड की तरह इकट्ठा करना, फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड देन यूजिंग दिस मनी टू बाय अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो यूनिट ट्रस्ट जो है वो फंड गैदर करता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स to buy a variety of investment, production भी नहीं, material भी नहीं, they deal in buying of investments. Number 15, insurance bond is the expression used to describe the range of investment linked policies offered by several life insurance companies. This is a true statement, और इस स्टेटमेंट से ही आप इंश्योरेंस बॉन्ड की भी डेफिनेशन सीख सकते हैं कि इंश्योरेंस बॉन्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड पॉलिसीज। तो ये प्योरली इन्वेस्टमेंट लिंक्ड पॉलिसीज होती हैं, राइट, एंड दे आर ऑफर्ड बाय सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज। सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। 16th, managed funds provide private investors with access to markets and strategies that rely on, तो ये economies of scale के ऊपर काम करती हैं। So managed funds provide private investors with access to market and strategies, economies of scale कुछ नहीं, economies of business भी नहीं, economies of scale, you know, they buy in lots, तो जिसकी वजह से economies of scale अचीव हो जाता है। So they are working on those strategies and the strategies are relying on economies of scale. Massive buying, right? Economies of scale. Number 17, fill in the blank है, provide the personal investor with the opportunity to invest their money across the world डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर। ये सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेज्ड फंड्स। मैनेजमेंट फंड्स नहीं, मैनेजमेंट फंड्स कुछ नहीं होता, बिजनेस फंड्स भी नहीं। मैनेज्ड फंड्स दे प्रोवाइड द पर्सनल इन्वेस्टर विद द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट देयर मनी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड में जहां भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पर इन्वेस्ट करवाते हैं, राइट, एंड दे आर कस्टमाइज्ड, दे डिपेंड ऑन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये भी ध्यान रखना है, मैनेज फंड्स प्रोवाइड प्राइवेट इन्वेस्टर्स विद एक्सेस टू मार्केट्स, और वो रिलाय किस पर करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर। यहां भी यही चीज है, मैनेज फंड्स दे प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट देयर मनी अक्रॉस द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, जहां भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो रिक्वेस्ट की जा रही है इन्वेस्टर के थ्रू, जो इन फंड्स अपने इन्वेस्ट करना चाहता है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मैनेज्ड फंड्स।
नंबर 18 हेज्ड फंड। तो ये हेज फंड के ऊपर है। अ हेज फंड इज अ फंड दैट कैन टेक बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट, राइट, एक्सपेक्ट टू बाय एज वेल एज सेल, यूज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज आपको बताया था, यू नो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट्स। तो जहां भी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट मिलती है वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ले ली जाती है, जिसके अंदर सेम एसेट को बाय और सेल कर दिया जाता है। वो डिफरेंट मार्केट्स में जहां डिफरेंट प्राइस डिफरेंस आ जाता है, उस प्राइस डिफरेंस के ऊपर ही आर्बिट्राजर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं। तो हेज फंड इज अ फंड that can take both long and short positions, use arbitrage, fill in the blank, undervalued securities, trade options or bonds, invest in almost any opportunity in any market where it foresees impressive gains at reduced risk. तो पूछ रहे हैं कि fill in the blank में क्या सिर्फ buy आएगा, क्या sell आएगा, both A and B या none of these। तो आपको याद रखना है वो buy भी कर सकते हैं, sell भी कर सकते हैं, that is why both A and B। So they can buy and sell undervalued securities। वो buy भी कर सकते हैं, sell भी कर सकते हैं, you know, the securities and the trade options, bonds, invest in almost any opportunity in any market where it foresees impressive gains at reduced risk। buy कर देते हैं अंडरवैल्यूड सिक्योरिटीज को, आगे चलकर जब प्राइस ऊपर बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हैं। तो दोनों ही ट्रेड कंडक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेज फंड। तो ये हेज फंड की एक बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन आ गई आपके पास कि यू नो इट कैन टेक बोथ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस, आर्बिट्राज भी हो सकता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेड ऑप्शंस, बॉन्ड्स, इन्वेस्ट इन ऑलमोस्ट एनी अपॉर्चुनिटी इन एनी मार्केट। नंबर 19 fill in the blank strategies vary enormously many hedges against downturns in the market, especially important today with volatility and anticipation of corrections in overheated stock markets। ये जो ऊपर वाला hedge fund है ना, वही इसका आंसर है। तो hedge fund strategies vary enormously many hedges against downturns। तो hedge fund का काम ही यही होता है कि जो मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस चल रही होती हैं, वोलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस, या वो एंटिसिपेट करते हैं करेक्शंस भी मार्केट में। करेक्शंस का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा बाइंग हो जाती है, बहुत लोग बाय कर लेते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, बहुत ऊपर जाता चला जाता है। मान लीजिए निफ्टी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गया 50,000 पे, बढ़ता ही गया, सब बाय करते गए, तो थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर उसके बाद वो वापस बढ़ता है। तो इन करेक्शंस के अंदर वोलेटिलिटीज में, वोलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस में हेज फंड स्ट्रैटेजीज यू नो वो वेरी करती हैं, चेंज करती हैं, बट दे आर यूज्ड टू हेज द फंड्स। तो वो रिस्क को कवर करने के काम आती हैं। तो हेज फंड इज द राइट आंसर। हेज फंड स्ट्रैटेजीज याद रखिएगा, दे कैन टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशंस, आर्बिट्राज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, एंड they cover the risk. That is the purpose of hedge funds, and they invest in almost any opportunity in any market wherever it forces impressive gains। risk हमेशा ये reduce करके रखते हैं, right? And finally the hedge funds utilize a variety of financial instruments to reduce risk, जो आपको बताया था, enhance returns and minimize the correlation with equity and bond markets। true or false? it's a true statement, right? तो hedge funds के बारे में ध्यान रखिएगा, they utilize a variety of financial instruments to reduce risks, enhance returns, return को बढ़ाते हैं, risk को कम करते हैं। this is the purpose of hedge funds। तो ये तीनों क्वेश्चन में जनरली एक ही बात बोली जा रही है, तीनों में hedge fund के बारे में बोला जा रहा है, और hedge fund का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, risk should be reduced, return should be maximized, and they can take long and short positions, right? और वो कहाँ काम आते हैं? volatility और downturns, corrections होते हैं जब भी स्टॉक मार्केट्स में, वहां पर hedge fund बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, right? Okay, so we stop over here today and we will continue with some more interesting questions of financial derivatives in the next class.